पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जीन पियाजे। जी हाँ, सीडीपी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यह जो है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और यह कहाँ के हैं तो स्विस है, स्विट्जरलैंड के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे ये। और यह जो है बच्चों में किस प्रकार बौद्धिक विकास होता है, बच्चा किस प्रकार अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है, यह बताने का काम किए हैं। तो हम इसको पढ़ने से पहले हम 3-4 वर्ड है उसको हम देखते हैं। पहला हमारे पास शब्द है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है जो भी बच्चों के अंदर किसी भी चीज के प्रति धारणा है। अगर हम इस चौक या ये मार्कर के प्रति जो भी कुछ हम पहले से जानते हैं, यह हमारे माइंड में एक स्कीमा बन गया। यानी कि ये जो है लिखने में काम आता है, इसका हाइट ये है, यह गोल सिलेंडर टाइप का है, ठीक ना, बेलनाकार है, इसमें एक कैप होता है, इसको बोर्ड पे लिखते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट ज्ञान है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इसको हम स्कीमा कहेंगे। ठीक। एक अगला वर्ड है समाकलन। समाकलन का बच्चा, मान लीजिए कि बच्चा जो है 4 पैर वाला एक जानवर देखा, उसको एक पूंछ भी है, साथ ही साथ वह जो है काला कलर का है, ठीक ना, और वह भौंकता है। तो यानी कि वह एक कुत्ता को देखा, तो कुत्ता के बारे में जानता है कि वह स्कीमा है, लेकिन वह अभी तक जो है काला कलर का ही कुत्ता देखा था। अब जो है वह रास्ते में गया और एक दूसरा टाइप का देख लिया कुत्ता, उजला टाइप का कुत्ता देख लिया, उजला टाइप का कुत्ता देख लिया। तो अब जो है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट होगा, हाँ ये भी उसी टाइप का, 4 पैर है, इसके पास एक पूंछ है, यह भी भौंकता है, यह भी लोगों को काटता है, लेकिन हाँ ये उजला कलर का भी हो सकता है। यानी कि जो ऑलरेडी मेरे माइंड में था, बस हम थोड़ा सा क्या कर दिए, उसको हम चेंज कर दिए। हाँ ये इस प्रकार से हम उसको क्या कर लिए, समाकलन कर लिए, एसिमिलेशन, यानी पुराने नॉलेज में, पूर्व ज्ञान में हम उसको जोड़ लिए, यानी कि ये व्हाइट कलर का भी होता है। अब एक और वर्ड है समायोजन। अब बच्चा जो है कुछ दिन के बाद देखा कि अरे इसको भी 4 पैर है, यह जो है इसको भी एक पूंछ है, पर जो यह भौंकता नहीं है। अब इसको क्या बोले, कुत्ता बोले या बिल्ली बोले या बकरी बोले। तो वह जो है मान लीजिए किसी बकरी को देखा, तो सारा कुछ देख रहा है, 4 पैर है, एक पूंछ है, ठीक ना, लेकिन यह जो है कुत्ता नहीं है, तो आखिर क्या है। तो यानी कि वह पहले से सोच लिया था 4 पैर वाला जो भी जानवर होगा उसको हम कुत्ता बोलेंगे, लेकिन वह आगे जाकर के बकरी को देखा, तो अब जो है अपने स्कीमा को चेंज करेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इस प्रकार का गुण रहे और वह भौंके नहीं और उसका जो है, ठीक ना, लोग पे नहीं दौड़े, तो उसको मतलब कहीं ना कहीं कुत्ता नहीं बोल करके बकरी भी कर सकते हैं या बिल्ली भी कर सकते हैं, अदर कोई जानवर भी हो सकता है। तो हम क्या किए, पुराने जो भी मेरे पास स्कीमा था, इंफॉर्मेशन था, उसको हम चेंज किए। नहीं, ऐसा नहीं होने पर यह दूसरा भी चीज हो सकता है। ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, पुराने ज्ञान को जब हम चेंज करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, तो हम ये हमारे पास कहलाता है समायोजन, एकोमोडेशन। दूसरा है संतुलन। देखिए हमारे स्कीमा में, यानी जो भी नॉलेज है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं या कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, हमेशा चलते रहता है। इसी चीज का हमेशा चलना, इसी चीज में हमेशा बैलेंस बनते रहता है, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन। यानी कि आज हम कुछ और देखें तो हमारे माइंड में इसके प्रति सोच विकसित हो गई, ये मार्कर है। कल हम कुछ ऐसा ही चीज देखेंगे तो क्या हम इसको मार्कर कहेंगे? नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, कलम कहेंगे, कलम। क्योंकि यह जो है बोर्ड पे नहीं, कॉपी में लिखा जाता है। ठीक। अगर इसके बाद हमें जो है इस प्रकार का कोई चीज मिल गया तो कहेंगे अरे ये तो कलम के भी जैसा ही है, लेकिन पतला है, पर इसको कैसे लिखेंगे। तो ये जो मेरे पास है ये एक रिफिल हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है हमारे पास जो भी स्कीमा में पहले से नॉलेज है, कहीं ना कहीं कुछ नया चीज देखने पे हमें उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ता है या नया चीज को उसमें ऐड करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या होता है, हमेशा जो है संतुलन बनाना पड़ता है, ठीक ना। हमारे स्कीमा में किसके बीच संतुलन बनता है, समाकलन और समायोजन के बीच। अब हम जो है इनको समझने के बाद जीन पियाजे द्वारा जो 4 स्टेप दिया गया है बौद्धिक विकास का, उसके बारे में देखते हैं। देखिए उसका पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है ना। सेंसरी मोटर स्टेज जो है बच्चे में 0 साल से, यानी जब वो बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक के स्टेज को पहला स्टेज माना गया। इस स्तर पे, इस स्टेज का बच्चा जो है किसी भी चीज का, यानी कि अपने ज्ञान का जो विकास जो करता है वो इंद्रियों से करता है। यानी कि हमारे पास आंख, यानी किसी भी चीज को देख करके उससे अपना ज्ञान का विकास करेगा, या कि कोई आवाज सुन करके हाँ हाँ ये मम्मी है, मम्मी का आवाज आ रहा है, हाँ ये तो बिल्ली का आवाज आ रहा है, डर जाएगा। तो यानी कि वह जो है कान से सुन करके अपना जो है स्कीमा बनाया, यानी कि अपना बुद्धि का विकास किया। ठीक। या कोई भी जो है कोई भी चीज बच्चा को ला करके दीजिएगा, पुलिस उसको हाथ से छुएगा, उसको दांत से काटेगा, यानी उसको खाने का कोशिश करेगा। मतलब कहीं ना कहीं छोटा बच्चा जो इंद्रिय से, यानी आंख, कान, त्वचा, जीभ, ये सब से जो है उस चीज को जानने का या समझने का कोशिश करता है।
उस स्टेज के बच्चों में वस्तु अस्थायित्व शुरुआती दौर में नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए मार्कर के लिए रो रहा है या खिलौना के लिए रो रहा है, हम उसका खिलौना अगर छिपा लेंगे तो वो भूल जाएगा कि खिलौना है भी कि नहीं है, वो उसको याद ही नहीं रहेगा। यानी तो आप जो है बच्चा है, बच्चा के सामने ऐसे कर लीजिए तो बच्चा को लगेगा अरे वो तो गायब हो गया, अब तो है ही नहीं इस दुनिया में, फिर उसको हटा लीजिए, बच्चा तुरंत खुश हो जाएगा, हंसने लगेगा, अरे ये तो तुरंत प्रकट हो गया, आ गया। यानी कि बच्चों के नजर में जब तक कोई वस्तु है तभी तक वो वस्तु के बारे में सोच पाता है, उसके बाद बच्चे के नजर के सामने से हटा तो उस वस्तु के बारे में नहीं सोच पाएगा। यही है वस्तु अस्थायित्व। शुरुआती दौर में तो वस्तु अस्थायित्व नहीं होता, लेकिन बाद में बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व आ जाता, तब आप उसके खिलौना को छिपा भी लीजिएगा ना तो वो रोने लगेगा, क्योंकि लेटर स्टेज में सेंसरी मोटर का जो है लास्ट वाले पीरियड में कहीं ना कहीं वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। वही अगर बात करें इस दौर में बच्चे का जो है ये भाषा का विकास यानी अच्छे से नहीं बोल पाएगा, और जो है लंबे विचार यानी उस पर विचार भी नहीं आ पाते हैं, किसी चीज को सोचना समझना बस उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है, ठीक है ना, बस उस सबका गोदी में घूम लेता है, रोने का मन रो लिया, हंसने का मन हंस लिया, कुछ सोचता समझता नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार रहा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। अब हम देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, पूर्व परंपरागत स्टेज। यह जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चों को इस स्टेज में रखा गया। इसमें कहा जाता है बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है, वो अपने विचार को ही सबसे प्रबल मानेगा। मान लीजिए उसको आइसक्रीम खाना जिद लग गया तो वो अब खा के रहेगा, मतलब उसके लिए वो कुछ भी करना पर वो करने लग गया, बदमाशी से पूरा करने लगे, या कोई मेला गया कोई खिलौना देख लिया उसके लिए जिद करने लगा, नहीं हम जो कहें वही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए, हमको यही खरीद दो। ठीक है, तो इस प्रकार का ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा। इसी समय में यानी कि इसी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चा जो है किसी भी चीज को बोलना या किसी भी चीज को सुन के समझना यानी कि भाषा का विकास होता है। इसी एज में बच्चों में संरक्षण का अभाव होता है। मतलब मान लीजिए कोई बच्चा को खाने में एक बाटी कोई उसको ये मैगी दे दीजिए बना करके, ठीक है ना, वही उसको उस बाटी को प्लेट में कर दीजिए तो प्लेट में उसको बच्चा को लगेगा है तो उतना ही मैगी एक ही बाटी, लेकिन प्लेट में उसको क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। यानी कि बच्चा किसी एक चीज पे फोकस कर रहा है, इसके एरिया पे, हाँ ज्यादा दूर तक फैला है तो उसको ज्यादा लग रहा है। यानी तो मान लीजिए कि इसमें पानी है, ठीक ना, उतना ही पानी को एक लंबे ट्यूब में डाल दीजिए, ठीक, लंबे ट्यूब में डाल दीजिए। अब बच्चा को इतना ही पानी है लेकिन बच्चा को सिर्फ जो है इसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि बस उसकी लंबाई को देख रहा है, एक ही चीज को देख रहा है, ठीक। तो संरक्षण का अभाव होता है बच्चों में। इसी एज में, इस एज के बच्चों को टॉय एज यानी कि खिलौना से खेलना इसको बहुत अच्छा लगता है, खेलना धुपना यानी खिलौना उलौना से बहुत लगाव रहता है इस एज के बच्चे को, तो इसमें टॉय एज भी कहते हैं इस एज को। फिर है एक है जीववाद। जीववाद का मतलब वो निर्जीव चीज को भी सजीव समझे। मान लीजिए वह किसी खिलौना से खेल रहा है, ठीक, और उस खिलौना को चोट लग गया तो बच्चा भी रोने लगेगा, अरे मेरा खिलौना को चोट लग गया, ठीक। या नहीं तो मान लीजिए कि एक कुर्सी रखा हुआ है बगल, बच्चा गया, बच्चा को उससे चोट लग गया, और वह बच्चा जो है समझेगा कुर्सी हमको मारा है तो कुर्सी को भी मारने लगेगा, ठीक ना। यानी कि क्योंकि वो समझता है कि हमको चोट लगा है और हम कुर्सी को मारेंगे तो कुर्सी को भी चोट लगेगा। इस प्रकार बच्चे जो है उस समय निर्जीव चीज को भी सजीव समझते हैं, ठीक। यानी कि जीववाद का सिद्धांत होता है बच्चों में। फिर है कि बच्चों में इस समय तर्क की कमी होती है। अगर हम कहें कि 5 जोड़ 3 8 होता है तो बताओ 3 जोड़ 5 क्या होगा, ये बच्चा इस प्रकार का तर्क नहीं लगा पाएगा, ठीक ना। यानी अपलटावी गुण उसमें नहीं होता है, ठीक। यानी 5 जोड़ 3 समझ गया लेकिन 3 जोड़ 5 फिर वो नहीं समझ पाएगा कि वही चीज क्यों होता है। आगे है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है यह जो 7 से लेकर के 11 साल तक के एज को माना गया है। इसमें जो है बच्चा संरक्षणवाद को समझ जाता है। यानी कि अगर उसे इस प्रकार का ग्लास में कन्वर्ट कर दीजिए फिर भी, या इस प्रकार का मैगी प्लेट में डाल दीजिए फिर भी बच्चा समझ जाएगा हाँ दोनों में क्या है, बराबर है, इक्वल है। अब यह मूर्त तार्किक चिंतन। मूर्त मतलब वैसा चीज जो वो देख सकता है, जैसे साइकिल देख लिया तो साइकिल के बारे में वो चिंतन कर सकता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है टीचर यानी कि साइकिल को देखा तो साइकिल के बारे में सोच सकता है, या खिलौना को जानता है तो खिलौना के बारे में, यानी कि जो भी बच्चा देख सकता है, ठीक ना। यानी कि मूर्त यानी जो भी चीज है अवेलेबल जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, बच्चा उसके बारे में अब सोचने लग जाएगा, ठीक। तो मूर्त तार्किक चिंतन, ये था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब हम आते हैं जीन पियाजे का लास्ट स्टेज, वो है 4th नंबर पे फॉर्मल जो है ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से
ऊपर वाले साल के बच्चों के लिए बताया गया है। इसमें अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज को हम नहीं भी देख सकते हैं उसके भी बारे में बच्चा सोच सकता है। इस समय जो है बच्चा को अपने पहचान यानी बच्चा जो है समाज में अपना पहचान बनाना चाहता है कि हम किस प्रकार जो है सबके नजर में आए, किस प्रकार लोग मेरा नाम ले, किस प्रकार हमको जाने। तो इस प्रकार इस समय जो है बच्चा कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करने का कोशिश करता है 11 साल से जैसे ही ऊपर जाता है 16 17 18 साल तक में, क्योंकि इसकी अस्तित्व मतलब में आना चाहते हैं, तो ये अपना खुद का पहचान बनाना चाहता है। इसी समय बच्चों में अमूर्त चिंतन का मतलब विकास होता है। अमूर्त चिंतन जो चीज नहीं देख, मान लीजिए भविष्य के बारे में वो सोचने लगेगा कि हाँ भविष्य हमको ये चीज करना, ये बनना, ठीक ना। उसमें भावनाओं, अलग अलग भावनाओं का विकास होगा, यानी कि जो है बच्चा जो ईमानदारी को समझेगा, लोकतंत्र किस प्रकार होना चाहिए, यानी लोकतंत्र को तो देख नहीं सकता, उसके बारे में सोचेगा, हाँ समाज में लोग इस प्रकार रहना चाहिए, न्याय के बारे में जानेगा, दूसरों की भावनाओं को समझेगा, ईर्ष्या क्या होता है, ठीक ना, द्वेष क्या होता है, प्रेम क्या होता है, इन सब भावना यानी अमूर्त चिंतन, यानी जो चीज नहीं देख सकते हैं बच्चा उसके भी बारे में अब सोचने लगेगा। इस प्रकार जो हमारा जीन पियाजे का जो स्कीमा और समाकलन समायोजन था और इसका जो बौद्धिक विकास का 4 चरण था, यह स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इसका कहना था कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है ये जिसमें हम कुछ भरते जाते हैं। बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने प्रयासों से, ठीक ना, वह अपना समझ यानी कि बुद्धि का सृजन यानी विकास खुद करता है। तो इस प्रकार हम जीन पियाजे देखे। अब जो है जीन पियाजे के बाद एक आता है वायगोत्स्की। वायगोत्स्की का कहना था बच्चा अकेला ही नहीं सब कुछ सीखता है। जीन पियाजे सिर्फ अकेला ही बताया, ठीक ना, लेकिन वायगोत्स्की कहेगा नहीं, बच्चा जो अपने परिवेश से, अपने संस्कृति से, अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं लेव वायोस्टकी के बारे में। अब हम जो है एक नेक्स्ट टॉपिक सीडीपी का, वो है हमारे पास लेव वायोस्टकी का सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के द्वारा बच्चा किस प्रकार जो है उनमें विकास होता है। तो लेव वायोस्टकी का कहना था जो अधिगम यानी बच्चों में जो बौद्धिक विकास होता है वह एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। अगर हम लेव वायोस्टकी के बारे में बात करें तो लेव वायोस्टकी जो है रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि रूस के साइकोलॉजिस्ट थे। इसका कहना है कि बच्चा का विकास जो है समाज से इंटरेक्ट करके होता है। बच्चा जो है अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के घटनाओं से, अपने आसपास के चीजों को देखकर, सुनकर, समझ करके सीखते हैं, उनसे बच्चों का विकास होता है। अगर हम बात करें बच्चों में भाषा का विकास जो है समाज में रह करके दूसरों से जो है सीखा जाता है। भाषा जो है दूसरों से सीखा जाता है। ये किसका कहना था? लेव वायोस्टकी का कहना था। लेव वायोस्टकी जो है 3 टर्म दिए हैं, 3 कंसेप्ट दिए हैं, वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। वो 3 टर्म, एक है MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, एक है ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, फिर तीसरा है स्कैफोल्डिंग। चलिए हम तीनों को समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो उस बच्चे से ज्यादा जानता, हो सकता है उसका बड़ा भाई हो या उसके घर का कोई सदस्य हो या उसका टीचर हो, उसका अभिभावक हो, जो भी बच्चों से ज्यादा जानता है उसको कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर्स। एक है ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मान लीजिए कि बच्चा का विकास का क्षेत्र ये है, बच्चा खुद से विकास ये कर सकता है, यहां तक कर सकता है विकास, लेकिन अगर किसी का मदद कर दिया जाए तो बच्चा जो है अपना विकास का क्षेत्र बढ़ा सकता है। अब जो है बच्चा का विकास इस लेवल तक हो पाएगा। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक साइकिल है, तो बच्चा जो है मान लीजिए अपने से सिर्फ साइकिल गड़काना सीख गया है, तो अगर कोई उसको मदद करेगा तो कहीं ना कहीं वो चलाना भी सीख पाएगा। तो बच्चे को अगर मदद दे करके उसके विकास के दायरे को अगर बढ़ा दिया जाता है तो इसी बढ़ाए हुए दायरे को हम ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। यह कैसे होता है कि वह ज्यादा जानने वाले लोग जो है उसको मदद करते हैं और उसी मदद को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब टेम्पोररी मदद। टेम्पोररी मदद का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो पीछे से कुछ दिन तक उसको पकड़ेगा, तो फिर कुछ दिन के बाद वो खुद ब खुद जो चलाने वाले हैं वो सीख जाएगा, तो ये पीछे से पकड़ना छोड़ देगा, यानी कि मदद को वापस ले लिया जाएगा, मदद को हटा लिया जाएगा। जैसे एक इस प्रकार का रहता है गाड़ी, जो है यहाँ भी पहिया रहता लगा, बच्चा इसको पकड़ करके ऐसे गड़काता है। ये जो है ये एक एस्केप फोल्डिंग है, एक प्रकार से टेम्पोररी मदद है, ताकि इस प्रकार का गाड़ी देंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं चलना सीख जाएगा। चलना जब सीख जाएगा तो उस गाड़ी को फिर हटा लिया जाता है। तो जब भी बच्चे को अस्थायी मदद, मान लीजिए कि बच्चा लिखना नहीं जाने लेकिन कुछ दिन तक उसको हाथ
पकड़ा देंगे कलम, तो कलम पकड़ना जब सीख जाएगा तो फिर लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार एस्केप फोल्डिंग यानी अस्थायी मदद दे करके बच्चों के विकास के क्षेत्र को, दायरे को बढ़ाया जा सकता है। तो एस्केप फोल्डिंग दे करके हम जेड यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट करते हैं। यह किसके द्वारा किया जाता है? जो उस बच्चे से ज्यादा जानता है, बच्चे से बड़े लोग के द्वारा, ठीक है ना, MKO। अगर हम बात करें वायरस्टी जो है भाषा के बारे में, बताया कि बच्चा का जो है, बच्चों में भाषा का विकास जो है समाज से इंटरेक्ट करके, ठीक है, समाज और संस्कृति से बच्चा जो अपने भाषा का विकास करता है। देखिए भाषा सब समाज का अलग अलग भाषा होता है। बच्चा जिस समाज में रहेगा वो उस प्रकार का भाषा बोले, उस प्रकार से लोगों से बातचीत करेगा, उस प्रकार से किसी भी चीज को समझने का उसमें नजरिया डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलप होगा। अगर हम बात करें 3 टाइप ऑफ स्पीच, उसने बताया कि 3 प्रकार का भाषा हो सकता है। एक है सोशल भाषा यानी कि सोशल स्पीच, 2 साल से के बाद जो बच्चा जो समाज से बातचीत करने लगता है, उसकी बातों को समझने लगता है, इसको कहते हैं सोशल स्पीच। दूसरा है कि प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब है कि बच्चा खुद से बोल के बात करेगा, ठीक है, खुद को कमांड देगा। मतलब कोई चीज खेलेगा तो बड़बड़ाएगा कि अरे तुम किसी से भी बात करे, किसी से नहीं, वो खुद से बात करेगा। तो वो होता है कि जब बच्चा 3 साल का या 3 साल से बड़ा होता है, उस लेवल का बच्चा जो है वो खुद से बात कर करके, अरे हमको तो ये करना है, अरे हमको तो वहां जाना, चलो चलो चलते हैं, ठीक ना, हमको तो अभी मतलब ये खाना भी है, ठीक ना, हमको तो अभी मोबाइल चलाना है। तो वो बोलेगा, खुद से बोलेगा और खुद को कमांड देगा, ठीक ना, खुद से बात करके खुद को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। कब बच्चा 3 साल का से बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी खुद से बातें करना। वही प्राइवेट स्पीच जब बच्चा बड़ा हो जाता है 7 साल के बाद, वह जो अब बोलेगा नहीं, बड़बड़ाएगा नहीं, अपने मन में ही बात कर लेगा, अरे आज तो हमको ये वीडियो बनाना था, यानी कि हम खुद से बात कर लिए, मन ही मन बात कर लिए। अब जो है बच्चा दिमाग के अंदर ही बोलता, बोलता नहीं है, दिमाग के अंदर ही वो अपने से बात कर लेता है। यानी कि इस प्रकार वह जो खुद को रेगुलेट करता है, इनर साइलेंट स्पीच हो या प्राइवेट स्पीच हो, या बच्चा कहीं ना कहीं, या इनर साइलेंट स्पीच यानी कि वही स्पीच अंदर हो गया, साइलेंट हो गया, शरीर के अंदर चले गया, मस्तिष्क के अंदर ही बच्चा बोल लेता है, उसको बड़बड़ाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो उसको कहते हैं इनर साइलेंट स्पीच। यह भी जो है खुद को रेगुलेट करने में काम आता है। तो इस प्रकार हम वाइगोत्स्की को देखें। अब हम एक दूसरा मनोवैज्ञानिक लेते हैं, वो है हमारा कोलबर्ग के बारे में, कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। CDP का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। कोलबर्ग जो कि जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, इसने जो है नैतिक तर्कना यानी कि नैतिक सोच, नैतिक चिंतन बच्चों में यानी कि लोगों में किस प्रकार होता है। नैतिक सोच का मतलब क्या करे क्या ना करे, ठीक ना। इस प्रकार से वो जो एक डेलिमा, जैसे जैसे ही कोलबर्ग का नाम आएगा तो डेलिमा वर्ड याद रखिएगा, दुविधा। यह जो एक हिंज नामक एक व्यक्ति का कहानी सुनाया, ठीक ना, लोगों के बीच, और कहा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हिंज नाम के व्यक्ति का डेलेमा, हिंज डेलेमा कहते हैं। यानी हिंज डायलेमा में क्या था कि हिंज की पत्नी जो है काफी लंबे समय से बीमार थी और उसे सही होने के लिए बस एक ही ऑप्शन था कि दवाई चाहिए, और वो दवाई काफी महंगा था और हिंज के पास उतना पैसा अफोर्डेबल नहीं था कि वह जो उस दवाई को परचेज कर पाए। अब जो हिंज के पास 2 ऑप्शन था, या तो वो चोरी करे या नहीं तो पत्नी को मर जाने दे। तो नैतिक सोच के आधार पर बच्चों को यह दुविधा को सुनाया गया कि हिंज को क्या करना चाहिए क्या ना करे। मतलब इस स्थिति में अगर वो बच्चे रहते तो क्या करते क्या नहीं करते। इस प्रकार जो है वह जो है नैतिक सिद्धांत को यानी कि दिया। तो नैतिक सिद्धांत में इसका जो है हिंज डायलेमा याद रखेंगे। हिंज की पत्नी क्या थी, बीमार थी, पैसे नहीं थे, उसके पास दवाई महंगा था, या तो वो चोरी करके वाइफ को बचाए या नहीं तो फिर वाइफ को मर जाने दे। इस प्रकार जो है लोगों के सामने हिंज डायलेमा रखा। फिर जो है उसने अलग अलग सैंपल से अलग अलग तरह का तर्क आया, तो उस आधार पे जो है यह जो है अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के सामने यह दुविधा रखी, वहां से फिर जो है इस प्रकार से नैतिक सिद्धांत देने का काम किया। अगर हम बात करें तो नैतिक विकास का जो स्तर होता है लोगों में, यह 3 स्तर होता है और यह 6 अवस्थाओं में होती है। पहला लेवल जो है वो है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, ठीक है ना, प्री कॉन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें जो है 10 वर्ष तक के बच्चों को इस स्तर में रखा गया है। यह स्तर में 2 अवस्थाएं होती है, एक है आज्ञा पालन, दूसरा है बदले की भावना। आज्ञा पालन में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें जैसे मान लीजिए उसको बोलिएगा कि 1 गिलास पानी लाओ, तो वो जो पानी ला करके दिया वो क्यों दिया, आज्ञा पालन इसलिए किया
क्योंकि उसमें नैतिक विकास नहीं है। उसे डर है कि अगर एक गिलास पानी नहीं ला करके देंगे तो हो सकता है हमको पिटाई लगे। वही इसलिए भी देता है एक गिलास पानी, ताकि हम एक गिलास पानी ला करके दे दे तो हो सकता है शाम में हमको टॉफी मिले या मिठाई खाने को मिले, चॉकलेट मिले। तो वो मिठाई और पिटाई वाला कंसेप्ट है, यानी कि या तो पुरस्कार पाने के लिए वो देता है या नहीं तो दंड उसे नहीं मिले, कोई भी पनिशमेंट ना मिले, इसलिए वो जो आज्ञा पालन करता है बच्चा। वही अगर बात करें इसके दूसरे स्टेज में कि इसमें बच्चों को बदले की भावना आ जाता है, टिट फॉर टैट, यानी जैसा करोगे वैसा फिर हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, बच्चा सब आपस में लड़ाई कर ले, एक जो है दूसरे का कॉपी का कागज फाड़ दिया, तो दूसरा भी क्या करेगा, फाड़ देगा कागज। एक ने दूसरे को गाली दिया, दूसरा भी उसको क्या कर देगा, गाली बक देगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मंदिर गया, मंदिर में उसका चप्पल चोरी हो गया, अब वो उसके पास बदले की भावना, मेरा चप्पल चोरी हुआ, हम भी दूसरे का चप्पल उठा के ले आएंगे। हाँ, ऐसा हम भी एक बार किए हैं। हाँ, तो उस समय यही लेवल में होंगे, ठीक ना। तो इस यहाँ जो है बच्चों में व्यक्तिगत लाभ की भावना रहता है, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो वो अच्छा कोशिश करते हैं करने का, ताकि उसे जो है ना अच्छा मिलेगा, यानी कि फायदा मिलेगा या कोई पुरस्कार मिलेगा। वही अगर लेवल का बात करिए है कन्वेंशनल, यानी परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर भी दो है, एक है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी गुड बॉय नाइस गर्ल, यानी कि इस एज के बच्चों को, ठीक है ना, 11 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे, 11 से लेकर के लगभग 14-15 तक के बच्चों को इस एज में रखा गया है। इस एज में बच्चों जो है कोशिश करता है कि समाज में लोग मुझे अच्छा बोले, हम अच्छा लड़का बने, अच्छा लड़की बने, ठीक है ना। स्कूल में सब मेरा नाम ले, टीचर बोले कि यह तो गुड बॉय है, नाइस गर्ल है, ठीक है ना। इस समय हम भी थे तो मुझे भी लगता था कि हाँ, स्कूल में मैडम ही सब नाम ले, तो जो भी होमवर्क देती थी हम तुरंत करते थे, पूरा डिसिप्लिन में रहते थे, सर लोग का एक एक बात सुनते थे, क्लास में पूरा शांत बच्चा बन के रहते थे, ताकि उस समय बच्चों में एक एक अवधारणा रहती है कि हम अच्छा बच्चा कहलाए, अच्छी लड़की कहलाए, ठीक ना। तो वो इस समय नैतिक विकास इस स्तर पे रहता है। फिर जो उस समय के बच्चे रूढ़िगत विचारधारा को भी मानते हैं, यानी मतलब जो भी चीज अच्छा लोगों ने कहा, यह काम करने से अच्छा, तो वही काम करेगा, ठीक। सामाजिक रूल्स को फॉलो करता है, यानी समाज में जिस प्रकार का रूल है, व्यवस्था, सोचता हम समाज के रूल को फॉलो करें, तब समाज में मुझे अच्छा लोग का दर्जा मिलेगा। ना तो कहेगा अरे ये तो किसी का बात ही नहीं सुनता, ये तो अपने मन का करता है, ऐसा वो नहीं करेगा। वो समाज में, उसके घर परिवार में जैसा नियम कानून है, वैसा नियम कानून को पालन करेगा, ताकि उसके गांव में, उसके समाज में, उसके घर में उससे अच्छा लड़का या अच्छा लड़की का दर्जा मिले। अब इसके बाद जो है बच्चा उलट के कुछ अलग करता है, यह है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जो है बच्चा जो सामाजिक अनुबंध को नहीं मानता, समाज में जो भी रीति रिवाज परंपरा चला उसको बच्चा खारिज करता। बच्चा अब अपने दिमाग से, अपने तर्क से, अपने बुद्धि से समझेगा, करेगा, समाज का नहीं सुनेगा, ठीक ना। समाज अगर बोल दिया कि जाति व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बच्चा नहीं मानेगा, बच्चा अपने तर्क से, विवेक से उस चीज को समझेगा, अगर गलत है तो गलत, यानी बच्चा अपने से अब स्टेप लेने, कब, जब वह 15 साल से प्लस हो जाता है, ठीक। बच्चा फिर अब इस समय वो सामाजिक अनुबंध को नहीं फॉलो करेगा, ठीक। वो अपने हिसाब से किसी चीज को अपने नजरिए से सोचेगा। साथ ही साथ इसके लास्ट स्टेज सर्वोच्च नैतिक शिक्षा, यह बहुत ही कम लोगों में यह डेवलप हो पाता है। यह पूरा सिस्टम के अगेंस्ट हो जाते हैं ये लोग। जैसे अगर बात करें BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इसके समाज में इसको शुरू से ही बताया गया कि हाँ, नारी को शिक्षा नहीं मिल सकता है, या जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो वो जो है इनसे भी अलग हटे, फिर समाज का विरोध भी सहना पड़े, विरोध से फिर जाकर के एक अलग लेवल पे पहुंच गए। जैसे महात्मा बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे नेल्सन मंडेला जैसे लोग, ये जो अपने एक अलग ही स्टेज पे पहुंच गया। फिर वहां से जो है समाज की अवधारणा को छोड़ करके मानव की अवधारणा को विकसित किया। जैसे महात्मा बुद्ध, इस प्रकार के लोगों में इस प्रकार का नैतिक चिंतन आ जाता है, फिर वो समाज की किसी भी रूढ़िगत परंपराओं को फॉलो नहीं करता है। तो इस प्रकार जो लेवल बाय लेवल किस प्रकार बच्चों में किस प्रकार जो है नैतिक चिंतन का विकास होता है, यह कोलबर्ग जो है बताने का प्रयास किया। अब हम इसके बाद एक चलते हैं, वो भी मतलब CDP के अंतर्गत आता है, वो है पेलवब का सिद्धांत। पेलवब क्या कहना चाहता हम उसके बारे में अब देखते हैं। हाँ, नाइस गर्ल नाइस
बॉय ओरिएंटेशन में मतलब इस प्रकार का अवधारणा रहता है कि समाज उसे जो कहता है, यानी तुम दिन को हो तो दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, ठीक ना, यानी तुम्हें जो भी पसंद हो वो बात कहेंगे। एक समाज के अकॉर्डिंग वो चलने का कोशिश करता है, इधर उधर भी नहीं टगमगाता, नहीं तो समाज उसे गलत बैड बॉय या बैड गर्ल का दर्जा न दे दे, ठीक ना। इसके बाद फिर वो पोस्ट कन्वेंशन लेवल पर समाज का कुछ नहीं सुनता, बच्चे अपने तर्क से अपने विवेक से जो उसे अच्छा लगता है वो सोचने का कोशिश करता है। लास्ट स्टेज में तो फिर तो वो खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है। यहाँ हर कोई नहीं पहुंच पाता है, यहाँ जो पहुंचा समझिए तो वो फिर महान ही लोग पहुंच पाते हैं यहाँ तक। अब हम पेलवक का सिद्धांत पढ़ते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा है। पेलवक का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ठीक ना। कहानी यह है कि अगर किसी भी चीज का आदत लग जाए ना, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी दोस्त से बात हो रहा है, ठीक ना, रोज बातचीत होता है, मैसेज पे मैसेज होता है, फोन आप बार बार आपका हाथ में रहता, कोई भी मैसेज आया पता रहता कि आपका दोस्त कहीं रहेगा, आप खुश होकर के पूरा हैप्पी होकर के उस मैसेज को पढ़ते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो दोस्त आपके लाइफ से गायब हो जाता है, चला जाता है, कहीं और चले जाता है, किसी और के साथ भी चला जाता है। तो अब क्या होगा कि आपके फोन में कोई भी ट्यून आएगा, कोई भी मैसेज आएगा, आपको लगेगा अरे कहीं मेरा दोस्त कहीं, तुरंत आप मोबाइल उठा करके मतलब उस चीज को देखिएगा, ठीक ना। तो अब जो है कोई भी मैसेज आए, चाहे उसका नहीं भी आए, हम जानते हैं कि वो चले गए, फिर भी कोई आता है तो कहीं कहीं पहले वही सिग्नल आता है कि वो कहीं मेरा दोस्त का, पुराना दोस्त का तो ही मैसेज या फोन नहीं था। तो इस प्रकार जो है पेलवक, यहाँ हमें एक शेर जो कि मुझे ध्यान आ रहा है एग्जैक्ट, रुकिए मेरे पास, हाँ फोन में है, मैं एक देखता हूँ मिल जाए तो। हाँ मिल जाएगा। तो इस पे एक शेर है, जब कोई चले जाता है तो है कि मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगी ऐसा क्यों सोचते हो, मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगी ऐसा क्यों सोचते हो, वो वापस आएगा लौटकर ऐसा क्यों सोचते हो। देखिए, मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगी ऐसा क्यों सोचते हो, वो वापस आएगा लौटकर ऐसा क्यों सोचते हो। आना होता तो फिर जाता ही क्यों, आना होता तो फिर जाता ही क्यों, चलो छोड़ो तुम इतना क्यों सोचते हो, चलो छोड़ो इतना क्यों सोचते हो। हिचकी आई है वो याद कर रहा होगा, हिचकी आई है वो याद कर रहा होगा, पागल ऐसा तो सिर्फ तुम समझते हो। तो अब जो है हम पेलवक के बारे में पढ़ेंगे, ये कहीं न कहीं रिलेट करेगा आपको इस पेलवक वाला सिद्धांत से। ये वाला जो कहानी, अगर आप ये समझ गए, तो जनरली सबके साथ जनरली होता है तो समझ ही गए होंगे। तो अब जो है हम पेलवक के बारे में देखते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इवान पावलोव के बारे में समझते हैं। इवान पावलोव जो है एक रशियन मनोवैज्ञानिक था। यह जो है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत देने का काम किया। यह इसका कहानी इस प्रकार का है, इसने एक डॉग को लिया, पिंजरे में बंद कर दिया और जो है बेल बजाया तो देखा कि इसके रिस्पॉन्स में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इसे फूड दिया गया तो फूड देखते ही इसके मुंह में लार आने लगा, सलाइवा आने लगा, ठीक, यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस था। बेल बजाया, कोई सलाइवा या कोई लार नहीं आया। लेकिन जब उसे नेचुरल स्टिमुलस फूड दिया गया, फूड के रूप में दिया गया, तो उसमें जो है फूड को देखते ही कुत्तों में लार आना, टपकना स्टार्ट हो गया, ठीक। फिर जो है अब करता क्या था, यह पहले बेल बजाता था, घंटी बजाई, फिर जो है फूड दिया, तब जाकर के देखा इसमें लार, जैसे ही फूड देखा लार, इसको रिपीट किया गया, बार बार रिपीट किया गया, 50 बार 100 बार रिपीट, घंटी बजाई तब खाना दिया, घंटी बजाई तब जाकर के कुत्ते को खाना दिया। इस प्रकार कुत्ते में के ब्रेन में सेट हो गया कि घंटी जब बजती है तो फूड आने ही वाला होता है, भोजन मिलेगा, इसलिए भोजन के नाम पे ही उसमें सलाइवा आना अब नेचुरली हो गया था। अब इसके बाद जो है वह अपने प्रयोग में क्या किया कि बेल बजा रहा था, यानी घंटी बजाया, पर इस बार जो है अब जो कुत्ते को भोजन नहीं दिया और देखा फिर भी जो है लार आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके माइंड में वही मोबाइल वाला कंसेप्ट, यानी कोई भी मैसेज आया तो कहीं ना कहीं सोच लेता है अरे कहीं मेरा दोस्त का तो नहीं है। उसी प्रकार इसका भी हालत हो गया, जैसे ही बेल का आवाज सुनता है लगता है फूड आएगा, उसका मालिक उसे भोजन देगा, पर भोजन नहीं देता है। तो जैसे ही बेल का आवाज सुना, अब उसके माइंड में फूड सोच लेगा आएगा, तो उसमें लार टपकने लगता है। इस प्रकार देखा गया कि किसी भी चीज को अभ्यास के द्वारा, उसमें जो है किसी भी चीज को अभ्यास के द्वारा या कोई भी आदत को अभ्यास के द्वारा किसी भी चीज में डेवलप कर सकते हैं, जिस प्रकार ये इवान पावलोव जो एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो यह था इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट सीडीपी का नेक्स्ट है, वो है हमें मेरे पास हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत।
अब हम सीडीपी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट है, वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, वह अपने एक पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि सभी लोगों में कुछ विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, यानी कि कोई लोग जो है अगर पढ़ने में कमजोर है तो इसका मतलब वो नहीं कि इसके पास कोई बुद्धि है ही नहीं, यानी कि इंटेलिजेंस जो है ये मल्टीपल टाइप का होता है। या तो हो सकता है वो किसी और क्षेत्र में ज्यादा हो, पढ़ने में कम है तो, या पढ़ने में ज्यादा है तो हो सकता है किसी और क्षेत्र में वो कम हो, यानी तो जनरली जो है एक व्यक्ति 2-3 क्षेत्र में ज्यादा टैलेंटेड रहते हैं, ठीक ना। जैसे अगर लता मंगेशकर का बात कर ले, वह क्रिकेट तो नहीं खेल पाती है, लेकिन जो है वो जो है उस स्वर यानी कि ध्वनि यानी कि उसमें धुन का जो पकड़ बहुत अच्छा था, वो एक अच्छी गायिका थी। तो इस प्रकार उसमें एक विशेष प्रकार का इंटेलिजेंस था। वही अगर बात करें विराट कोहली का, विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, या रोनाल्डो का बात करें एक अच्छा फुटबॉलर है, तो सभी, या कोई साधु संत महात्मा में एक अलग प्रकार का उसका इंटेलिजेंस है ताकि लोगों को वो समझाता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि को यानी कि 8 प्रकार में बांट करके समझाए। पहले तो 8 प्रकार में बांटे, लेकिन अब जो है फिलहाल जो है 9 प्रकार का बुद्धि है, और यह जो है फ्रेम्स ऑफ माइंड नामक पुस्तक में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। जैसे एक है कि भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि का मतलब किसी भी भाषा को समझ पाना, किसी भी भाषा को बोल पाना, लिख पाना, या उसको अभिव्यक्त एक्सप्रेस कर पाना। ये जो बुद्धि है इसको कहते हैं भाषाई बुद्धि। जिसको भी भाषाई बुद्धि पे पकड़ है, किसको है, जैसे लेखक अच्छे से किसी चीज को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, या कोई वक्ता, ठीक ना, उसमें भी भाषाई पकड़ है, या कोई कवि को भी भाषा पे क्या है, पकड़ है। तो इस प्रकार के लोग में देखा गया कि भाषाई बुद्धि होता है, ठीक। दूसरा है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि की जो गणना कर पाए, किसी भी चीज का तर्क से, चिंतन से कोई चीज को समझ पाए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैथ में तेज है, इंटेलिजेंस है, तो उसमें तार्किक क्षमता क्या है, ज्यादा है। तार्किक क्षमता जैसे गणितज्ञ हो गया, जैसे वैज्ञानिक हो गया, इन लोगों में तार्किक क्षमता काफी ज्यादा होती है। फिर दृश्य या स्थानिक बुद्धि। दृश्य या स्थानिक बुद्धि का मतलब किसी भी चीज को देखने के बाद उसका फिक्स आइडिया चल जाएगी, हाँ क्या चीज देखी है। जैसे कोई भी कलाकार कोई भी दृश्य को देख करके वो कोई भी चित्रकार जो उसका फोटो बना लेगा, चित्र पेंटिंग कर देगा। तो इस प्रकार के लोगों में क्या होता है, स्थानिक बुद्धि या दृश्य बुद्धि, कलाकार में, पेंटर में, चित्रकार में, ठीक ना। जो चित्रकारी जानता है वो कोई चीज को देख करके वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है, तो उस प्रकार के लोगों को कहते हैं स्थानिक बुद्धि। फिर है संगीतीय बुद्धि, जहां पे ध्वनि, स्वर, लय, धुन ये सब पे अच्छा खासा उसका समझ हो, पकड़ हो, ठीक ना। जैसे गायक हो गया, संगीतकार हो गया, इस सब में जो है संगीतीय बुद्धि होता है। फिर अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का मतलब जो खुद को जान पाए, जो खुद को समझ पाए, दुनिया को नहीं, खुद के अंदर की आत्मा को, अंतर आत्मा को जो समझ पाए, उसको कहते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, खुद को जाना। जैसे दार्शनिक में, दार्शनिक जो महान जो फिलोसफर होते हैं वो खुद को जान पाते हैं, वो खुद पे रिसर्च करते हैं, खुद के चिंतन के बारे में सोचते हैं, ठीक। तो खुद को जानना अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ये दार्शनिक, लेखक, ये सब का गुण होता है। फिर एक है पारस्परिक बुद्धि। पारस्परिक बुद्धि का मतलब है कि दूसरे के भावनाओं को समझना, दूसरे के भावनाओं को समझ पाना, ये है पारस्परिक बुद्धि। कोई नेता जो है वो दूसरे की भावना को समझ लेता है, हमारी जनता को किस चीज की आवश्यकता है, क्या चीज का हम झूठा वादा करें ताकि हमें जो है इलेक्शन में फिर से वोट मिल जाए, फिर से हम जीत पाए। तो वो दूसरे की भावनाओं को समझता है, किस टॉपिक पे हम बात करें, ठीक है ना। उस प्रकार जो है सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, कोई शिक्षक हो गया, इसको जो है पारस्परिक बुद्धि अच्छा खासा होता है। वही अगर प्राकृतिक बुद्धि, जिसको भी पर्यावरण से, आसपास के पेड़ पौधों से, नदी से, जल से, ठीक ना, हरिया, ये मतलब हवा से, स्वच्छ हवा से, ये सब से जिसको लगाव है, जिसको इसके बारे में ज्ञान है, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि। जैसे किसान को नॉलेज रहता है कि किस मौसम में, किस प्रकार का मौसम में किस प्रकार का फसल लगाएं कि अच्छा खासा उपजेगा, या कोई पर्यावरणविद जो है अपने पर्यावरण का अच्छा खासा समझ रखता है। एक और, ये तो 8 प्रकार था, पर जो है अब जो है 9 प्रकार का है। एक है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब है कि गहन जीवन के अर्थ को समझना, उसके अस्तित्व को समझना, यानी आत्मा, परमात्मा क्या है, मतलब इस प्रकार के रहस्य, जीवन के रहस्य को जो समझ पाता। जैसे अगर बात करें महावीर, गौतम बुद्ध, ये सब टाइप का लोग जो है ये अस्तित्ववादी बुद्धि, या कोई संत महात्मा या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, ठीक ना, इस प्रकार के लोगों में अस्तित्ववादी बुद्धि देखने को मिलता है। इस प्रकार हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि फ्रेम्स ऑफ माइंड उसका पुस्तक था, उसमें कहना था कि कोई भी इंसान के पास किसी एक प्रकार का गुण नहीं होता, उसमें ढेर सारा प्रकार का गुण पाया जाता है। तो इसे ही हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत।